Hello everyone, welcome to class of electronics. Since we have already discussed half wave rectifier in completion, like we discussed the diagram, the graph of the input versus output, we have also discussed the analysis of half wave rectifier, in which we discussed all the factors which determine half wave rectifier's performance. Okay, so there were 7 different terms that we discussed. So on the same basis, now we are going to discuss full wave rectifier, and in the same manner we will analyze the full wave rectifier, यानी कि पहले we'll understand full wave rectifier and then same way से इसके भी जो पैरामीटर्स हैं हम उन्हें भी स्टडी करेंगे. ओके, सो नाउ हमें पता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या था कि जो फुल आपका एसी इनपुट आता था हम उसे कंप्लीटली डीसी में कन्वर्ट नहीं कर पाते थे. उस कंप्लीट एसी साइकिल में जिसमें कि बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल्स होते हैं, द हाफ वेव रेक्टिफायर वाज ओनली कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग पॉजिटिव साइकिल AC कंपोनेंट इंटू DC कंपोनेंट, और जहाँ पर नेगेटिव साइकिल आता था AC कंपोनेंट का वहाँ पर हमें कोई आउटपुट नहीं मिलता था. ठीक है, तो फुल साइकिल का सिर्फ हाफ ही हमें आउटपुट में मिलता था. दैट्स वाई हम उसे हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं. फुल वेव रेक्टिफायर नेम से ही पता चल रहा है कि ये पूरी की पूरी वेव को रेक्टिफाई कर देगा, यानी पूरी वेव को इट विल कन्वर्ट इनटू DC कंपोनेंट हर साइकिल, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव. सो here it's written that full wave rectifier rectifies both the halves, okay, of AC input signal. अब अगर आप इस डायग्राम को देखो, it is almost same, but is there any difference जो एकदम हम कैच कर सकते हैं just by looking at it? Yes. अगर आपको याद हो तो हाफ वेव रेक्टिफायर में देयर वाज सिंगल डायोड, और फुल वेव रेक्टिफायर में वी हैव 2 डायोड्स. यहाँ पर 2 डायोड्स लगाए गए हैं. ठीक है, सो बाकी ऑलमोस्ट सेम है. देयर इज दिस AC इनपुट, ठीक है, और हमारे पास प्राइमरी कॉइल है. अगेन देयर विल बी म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल. सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद डायोड्स. ठीक है, बट हाफ वेव रेक्टिफायर में देयर वाज सिंगल डायोड. फुल वेव रेक्टिफायर में वी हैव 2 डायोड्स, तो हमने 2 डायोड्स लगाए हैं. और वहाँ हाफ वेव रेक्टिफायर में हम कुछ इस रीजन में लोड को स्टडी करते थे. यहाँ पर हम रेजिस्टेंस शो करते थे, बट यहाँ पर हमने इस साइड पे रेजिस्टेंस शो की है. ठीक है, सो जो भी आपका DC आउटपुट वोल्टेज हम स्टडी करेंगे वो यहाँ पर करेंगे. ठीक है, तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशन देख लो, बिकॉज दोनों डायोड्स के साथ उसका कनेक्शन होना चाहिए. अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, एट अ टाइम एक डायोड वर्क करेगा. ठीक है, तो उस सिचुएशन में जो आपका ये लोड रेजिस्टेंस है दैट हैज़ टू बी इन सीरीज विद द डायोड. ठीक है, हमें पता है कि जब हम लोड रेजिस्टेंस को स्टडी करते हैं तो वो सीरीज में होता है डायोड के. हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या था, देयर वाज 1 डायोड और यहाँ पर हमने लोड रेजिस्टेंस लगाया था. ठीक है, लेकिन अब यहाँ क्या है, सिंस वी हैव 2 डायोड्स और एट अ टाइम एक डायोड वर्क करेगा, तो जब ये वाला डायोड D1 वर्क करेगा तब आपके पास ये पूरा ब्लॉक चलेगा. ठीक है, तो उस केस में भी आपका जो ये लोड रेजिस्टेंस है इट हैज़ टू बी इन सीरीज. तो अगर आप इस फर्स्ट ब्लॉक को देखो तो यस इट इज़ इन सीरीज विद दिस डायोड. और फिर एक टाइम आएगा जब आपका सिर्फ डायोड D2 वर्क करेगा, तब भी आपका जो लोड रेजिस्टेंस है इट हैज़ टू बी इन सीरीज विद इट. तो अगर आप इस लोअर ब्लॉक को देखो तब भी इट इज़ देयर इन सीरीज. ठीक है, सो सिर्फ क्या 2 चेंजेस आए हैं, इंस्टेड ऑफ 1 डायोड वी हैव 2 डायोड्स, एंड थोड़ी जो पोजीशन है लोड रेजिस्टेंस की वो हमने चेंज की है. सो अल्टीमेटली क्या होगा, AC इनपुट सिग्नल आएगा टू द प्राइमरी कॉइल. ठीक है, जो P रीजन है डायोड का
वो कौन सा होता है, ये जो ट्रायंगुलर पोर्शन है ये पी रीजन होता है। तो ये आपका सेकेंडरी कॉइल से कनेक्टेड है दोनों डायोड्स के। ओके, सो हेयर यू कैन सी दैट we have this positive side of diode D1, this is negative side of diode D1, this is positive side of diode D2 and this is negative side of diode D2। तो दोनों डायोड्स का जो पॉजिटिव साइड है यानी कि पी रीजन है वो सेकेंडरी कॉइल से कनेक्टेड है, ठीक है। एंड जो लोड रेजिस्टेंस है across which we have to measure the output voltage, that is connected between common point of n region of diode। तो आप ये देख लो कि ये दोनों डायोड का जो n रीजन है, ठीक है, ये जो रीजन है ये कॉमन है, D1 के लिए भी ये कॉमन है, D2 के लिए भी ये कॉमन है। तो वहां पर हमने जो लोड रेजिस्टेंस है वो अटैच कर दिया। अब क्या होगा, अगेन यू नो ये आपको गिवन है कि AC सिग्नल तो इसी तरह आएगा। सो जब फर्स्ट आएगा आपका पॉजिटिव हाफ, ठीक है, इस पॉजिटिव हाफ के लिए what will happen, first we'll see this। now when positive half cycle of input flows through primary coil, induced EMF is set up in secondary coil। ये तो आपको पता ही है, due to mutual induction induced EMF will set up in secondary coil। और वो कैसा सेटअप होगा, such that कि upper end becomes positive and lower end becomes negative। all right, so here you can see that जो अभी हमने इनपुट सिग्नल फेड किया है प्राइमरी कॉइल का, और फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली पॉजिटिव साइकिल को डिस्कस कर रहे हैं। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में इस तरह से EMF इंड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल में, हाउ कि अपर एंड जो है सेकेंडरी कॉइल का दैट विल बिकम पॉजिटिव एंड लोअर एंड विल बिकम नेगेटिव। अब आप देखो जब पॉजिटिव, तो ये एक तरह से आपका एज बैटरी एक्ट कर रहा है, ठीक है, जैसे हमें अप्लाइड वोल्टेज होता है। तो अब यहां देखो दिस पॉजिटिव टर्मिनल या पॉजिटिव साइड ऑफ कॉइल इज कनेक्टेड टू पी साइड ऑफ डायोड, और यहां नेगेटिव साइड ऑफ कॉइल इज कनेक्टेड टू पी साइड ऑफ डायोड। तो दोनों में से कौन सा फॉरवर्ड बायस्ड हुआ और कौन सा रिवर्स बायस्ड हुआ? जब पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट होता है तब हमारे पास फॉरवर्ड बायसिंग आती है, और जब नेगेटिव का पॉजिटिव से कन्वर्ट करते हो तब हमारे पास रिवर्स बायसिंग। तो इसका मतलब D1 हो गया आपका फॉरवर्ड बायस्ड और D2 हो गया आपका रिवर्स बायस्ड, ठीक है। तो कौन सा डायोड कंडक्ट करेगा? फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस मिनिमम होती है, रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस मैक्सिमम होती है। सो ऑब्वियसली D1 विल कंडक्ट, तो फ्रंट विल फ्लो थ्रू दिस डायोड D1 और D2 आपका ऑफ रहेगा, ठीक है। तो यानी कि आपका जो ये पूरा ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक आपका एक्टिव हो जाएगा, और जो नीचे का रीजन है वो आपका इनएक्टिव रहेगा। वाई? बिकॉज D2 इज रिवर्स बायस्ड एंड ड्यू टू विच इट विल नॉट कंडक्ट, वो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो ये आपका रीजन हो गया प्रॉपर, आपका ये फॉरवर्ड बायस हो गया D1, और D1 कंडक्ट करेगा और करंट आपका फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। सो यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑल्सो, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी से करंट स्टार्ट होता है, और मैंने ये भी बताया था कि हमेशा वो जब एंटर करता है तो इट एंटर्स थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल एंड इट लीव्स थ्रू नेगेटिव टर्मिनल। तो ये एक तरह से आपका प्रॉपर सर्किट बन गया, ठीक है। तो अब जो भी करंट है वो यहाँ से फ्लो होगा, आपका ये पूरा ब्लॉक एक्टिव हो जाएगा, नीचे वाला इनएक्टिव है बिकॉज रिवर्स बायस है, ठीक है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट मिल जाएगी, ठीक है, बिकॉज आपका D1 जो है वो फॉरवर्ड बायस्ड है, सो डेफिनेटली इट विल कंडक्ट एंड इट विल गिव अस सम आउटपुट। अब हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या था कि पॉजिटिव साइकिल में तो वी वर गेटिंग इन आउटपुट, बट नेगेटिव साइकिल में वी वर नॉट गेटिंग एनी आउटपुट। क्यों? क्योंकि उस सिचुएशन में आपका जो डायोड था वो रिवर्स बायस हो जाता था, क्योंकि साइन चेंज हो जाते थे, ठीक है। बट अब यहां पर क्या होगा, इसी सिचुएशन में जब आपका नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, पहले तो यहां पे ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए था,
तो उसमें आपका जो अपर एंड था वो पॉजिटिव एंड लोअर एंड नेगेटिव, ठीक है। और हमारे पास ये आंसर आ गया। अब नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? नेगेटिव हाफ साइकिल में ऑब्वियसली आपके पास डायरेक्शन चेंज होंगी। अगर प्राइमरी कॉइल के जो इनपुट साइकिल है वो चेंज हो रहा है, तो जो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसका भी साइन रिवर्स होगा। सो नाउ व्हाट हैपेंस, द अपर एंड of secondary coil becomes negative and lower end becomes positive, ठीक है। तो आप यहाँ पर ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि ये जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है इज सच दैट अपर एंड ऑफ सेकेंडरी कॉइल becomes negative, okay, and lower end becomes पॉजिटिव। अब जो आपके डायोड हैं वो तो इसी तरह से कनेक्टेड हैं, पी साइड ही उनका फेस कर रहा है सेकेंडरी कॉइल को, ठीक है। सो अब इस केस में क्या होगा कि जब आपका नेगेटिव टर्मिनल पी साइड से कनेक्टेड होता है तो वो सिचुएशन क्या बन जाती है, रिवर्स बायस की। और नीचे क्या हो रहा है, नीचे वाले ब्लॉक में पॉजिटिव साइड ऑफ द कॉइल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव साइड ऑफ द डायोड। तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट होता है तब हमारे पास सिचुएशन आती है फॉरवर्ड बायसिंग की, और जब नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट होता है देन वी हैव रिवर्स बायसिंग। तो अब क्या होगा, डायोड D1 विल बिकम रिवर्स बायस्ड एंड डायोड D2 विल बिकम forward biased. Okay, so here we have that D1 is reverse bias now and D2 is forward bias. Again reverse bias में we know diode does not conduct, लेकिन forward biasing में conduction होती है। So now D1 will not conduct, it will stay off। तो ये आपका upper block तो रहेगा inactive, but lower block में because we have D2 which is forward biased, it will start conducting, ठीक है। सो अब यहाँ पर लोअर ब्लॉक में जो डायोड D2 है इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग एंड करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। तो अब आप यहाँ पर अगेन करंट की डायरेक्शन देख सकते हो, डायरेक्शन वही है, हमेशा पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी से करंट स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव साइड ऑफ सेकेंडरी कॉइल है जहाँ से आपका करंट स्टार्ट होगा एंड करंट ऑलवेज एंटर इन पॉजिटिव टर्मिनल एंड लीव्स थ्रू नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पर डायोड के वो पी साइड यानी पॉजिटिव साइड से एंटर कर रहा है एंड नेगेटिव साइड से निकल रहा है। ओके, सो अब आपका जो अपर ब्लॉक है वो ऑफ रहेगा, इनएक्टिव रहेगा एंड लोअर ब्लॉक बिकम्स एक्टिव, ठीक है। तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट हो गए। तो आप देख सकते हो कि ये एरोस की डायरेक्शन ऑपोजिट है। पहले के केस में अपर ब्लॉक में जब D1 फॉरवर्ड बायस था तो जो करंट का फ्लो था दैट वाज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बट नाउ हियर व्हेन D2 इज फॉरवर्ड बायस द फ्लो ऑफ करंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो वो डायरेक्शन चेंज हो रही है, व्हाई, बिकॉज साइकिल चेंज हो गया। फर्स्ट वी हैड पॉजिटिव साइकिल, नाउ वी हैव नेगेटिव साइकिल, ठीक है। सो ये जो आपका नेगेटिव साइकिल आया, for this we have again obtain output, okay। तो यानी कि हमारा ये कंप्लीट हो गया साइकिल, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव के लिए भी हमें आउटपुट मिला, नेगेटिव के लिए भी आउटपुट मिला। सेम वे से हमें आगे भी मिलेगा, ठीक है। जहां जहां पॉजिटिव आएगा विल गेट आउटपुट, जहां पर नेगेटिव आएगा विल गेट आउटपुट। Okay, so since both the halves of input AC are rectified, so the junction diode is called full wave rectifier। इसने पूरी वेव को रेक्टिफाई कर दिया, पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल दोनों को DC कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर दिया, दोनों के लिए वी हैव ऑब्टेन्ड आउटपुट, ठीक है। सो इसलिए वी कॉल इट फुल वेव रेक्टिफायर। इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो क्या डिफरेंस आया, एक की जगह दो डायोड्स यूज कर लिए, और लोड रेजिस्टेंस इस तरह होना चाहिए कि वो कॉमन पाथ पे हो दोनों डायोड्स के सर्किट के। ऑल राइट, सो अगेन बात वही है कि आउटपुट हमें स्टिल फ्लक्चुएटिंग या पल्सेटिंग मिलता है।
यानी कि उसमें AC और DC कंपोनेंट्स दोनों होते हैं, जिसके लिए वी नीड फिल्टर सर्किट। सो हेयर अगेन यहाँ पर शो किया गया है सिंप्लीफाइड वे में, दिस इज डायोड D1, दिस इज डायोड D2। रिमेंबर हमेशा दोनों के P साइड ही सेकेंडरी कॉइल से अटैच होंगे एंड दिस इज लोड रेजिस्टेंस इन द मिडल। तो अब हमने फिर से एनालिसिस करना है, हमारे पास सिर्फ वही टर्म्स हैं अगेन। सो पीक इनवर्स वोल्टेज, व्हाट इज पीक इनवर्स वोल्टेज? वो मैक्सिमम सेफ वोल्टेज दैट कैन फ्लो थ्रू द सर्किट, ठीक है। सो इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी, ठीक है, क्या हो सकती है? सो अब यहाँ क्योंकि एक की बजाय दो डायोड हैं, सो वी से दैट पीक इनवर्स वोल्टेज फॉर ईच डायोड इज इक्वल टू 2 times द मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन ईदर एंड ऑफ सेकेंडरी एंड द सेंटर टैप। ये आपका सेंटर टैप है, ठीक है, क्योंकि ये आपका कॉमन जंक्शन है एक तरह से जो दोनों को ज्वाइन करता है, दोनों सर्किट्स का कॉमन पाथ। सो हम इसे सेंटर टैप भी कहते हैं बिकॉज हमने रेजिस्टेंस को मिडल में लगा दिया, सो वी कॉल इट सेंटर टैप। तो पीक इनवर्स वोल्टेज, वैसे पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होती है? मैक्सिमम सेफ वोल्टेज विच कैन बी अप्लाइड टू डायोड विदाउट डैमेजिंग इट, ठीक है। सो हेयर फॉर ईच डायोड इट इज इक्वल टू 2 times यानी ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन ईदर एंड ऑफ सेकेंडरी एंड सेंटर टैप, ठीक है। ट्वाइस करना है, ये सेंटर टैप और जो सेकेंडरी के जो मतलब कोई सा भी एंड ले लो, यहाँ पर जो आपकी एक मैक्सिमम वोल्टेज आती है, ऑब्वियसली लोड के अक्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगी, ठीक है। तो वो आउटपुट वोल्टेज V0 होगी, बट यहाँ पर हर एक डायोड के लिए वैल्यू इज 2V0, ट्वाइस ऑफ V0, ठीक है। फिर हमने निकालना है एवरेज या DC वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। सो हेयर वी हैव I का वही फॉर्मूला I0 sin ओमेगा t। अब डिफरेंस क्या है? पहले हम 0 से पाई के लिए लिखते थे I0 sin ओमेगा t और पाई से 2 पाई के लिए हम लिखते थे 0, बिकॉज फॉर दैट नेगेटिव साइकिल वी वर नॉट गेटिंग एनी आउटपुट, एनी करंट, ठीक है, तो 0 आता था। बट यहाँ पर फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल वी आर गेटिंग आउटपुट, वी आर गेटिंग द करंट, तो इसलिए करंट की वही सेम वैल्यू चलेगी I0 sin ओमेगा t इन बोथ द केसेस। अब अगेन हमने वही फोरियर ट्रांसफॉर्म किया है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि दो डायोड्स लगे हैं और अगर आप देखो तो अगर करंट फ्लो कर रहा है, अगर आपका फर्स्ट रीजन चलता है तब भी करंट ऐसे जाएगा और ये देखो जो एरोज हैं यहाँ से होता हुआ जाएगा, ठीक है। और अगर करंट नीचे वाले ब्लॉक में फ्लो कर रहा है तब भी वो इस वाले पाथ से होकर जाएगा, ठीक है, ये जो एरोज हैं। तो आप देखो दोनों ब्लॉक्स में ये एरोज की डायरेक्शन सेम है, यानी कि उस पर्टिकुलर जगह से डबल टाइम आपका करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो क्योंकि ये डबलिंग है दैट्स वाई हम यहाँ पर 2 यूज करते हैं, ट्वाइस, सिंस लोड करंट फ्लोज इन सेम डायरेक्शन फॉर बोथ द हाफ्स ऑफ इनपुट वोल्टेज, सो जो फ्रीक्वेंसी है ऑफ लोड करंट इज ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट वोल्टेज, ठीक। और बाकी वही I d ओमेगा t अपॉन 2 पाई रहेगा, बिकॉज हमने एक तरह से एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो पूरा साइकिल कहाँ से कहाँ तक बनता है? 0 से 2 पाई, सो दैट्स वाई वी आर जस्ट डिवाइडिंग बाय 2 पाई, ठीक। तो और इसमें क्या कर सकते हो, अगर हमने ट्वाइस ही लिख दिया तो हम 0 से पाई के लिए ही एक बार सॉल्व कर लेंगे, बिकॉज पाई से 2 पाई भी सेम ही आंसर मिलेगा आपको, ठीक है, बिकॉज क्वांटिटी इज सेम। सो सिर्फ 0 से पाई के लिए ही हमने ट्वाइस कर दिया और सॉल्व कर देंगे। सो साइन का क्या मिलेगा हमें? माइनस कॉस ओमेगा टी, 0 टू पाई। सो ये हमारे पास जो IDC है ये आ गया 2I0 बाय पाई। हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में क्या था IDC? I0 बाय पाई, तो यहाँ पर ट्वाइस I0 बाय पाई। और VDC क्या है? अगेन VDC इज IDC इंटू RL, तो RL मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट इज RMS वैल्यू, ठीक है। RMS वैल्यू क्या होती है? रूट मीन स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया था कि हम रूट मीन स्क्वायर क्यों करते हैं, ठीक है, बिकॉज अगर एक बार आप पॉजिटिव साइकिल ले रहे हो, एक बार नेगेटिव साइकिल ले रहे हो और करंट की वैल्यू सेम है, सो बीइंग इक्वल इन ऑपोजिट बट
सॉरी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, वो कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है, अगर हम उनका सम लेते हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम स्क्वायर लेंगे, तो रूट मीन स्क्वायर, रूट हम बाद में निकालते हैं, स्क्वायर हमने कर लिया है, मीन भी कर लिया है, ये 2 पाई से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और अभी हम ले रहे हैं IRMS स्क्वायर, तो बाद में हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमारी ये पूरा रूट मीन स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। सो नाउ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, सेम फॉर्मूला है, सारा कुछ सेम है, बिकॉज साइन स्क्वायर 2 थीटा इज और साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, ठीक है, ये सेम ही फॉर्मूले हैं। तो अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे, सारे सॉल्यूशन सेम है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया आई नॉट स्क्वायर बाय 2। ओके, सो IRMS स्क्वायर आपका आई नॉट स्क्वायर बाय 2 है, तो IRMS क्या हुआ, आई नॉट बाय रूट 2। तो ये हमने क्या किया, बेसिकली IRMS स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। तो ये लास्ट स्टेप में हमने स्क्वायर रूट भी ले लिया, तो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर तीनों चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। स्क्वायर आई स्क्वायर, मीन आपका ये 2 पाई, और रूट हमने एंड में ले लिया, ठीक है। सो सारे जो भी फैक्टर्स हैं दे आर ऑलमोस्ट सेम, फॉर्मूले भी सेम है, इट्स जस्ट कि अगर स्टार्टिंग वैल्यू ही चेंज हो जाए, ठीक है, लाइक हेयर वी हैव PIV एज 2V0, और जो हमारे पास IDC की वैल्यू आई है वो ट्वाइस आ गई, ठीक है। तो इससे ही सारी वैल्यूज डिफर हो जाएंगे। रूट मीन स्क्वायर में भी हमारे पास आई नॉट बाय रूट 2 आ गया, ठीक है। तो ये इन्हीं वैल्यूज से आपके सारे पैरामीटर्स थोड़े थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे, अदरवाइज जो फॉर्मूला है दे आर सेम। तो अब जो RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज है उसके लिए क्या करेंगे, ऑब्वियसली IRMS को RL से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो आपका IRMS की वैल्यू आई है आई नॉट बाय रूट 2, वी विल मल्टीप्लाई इट विद RL एंड हियर वी गेट VRMS। फिर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या थी फुल वेव रेक्टिफायर, इवन हाफ वेव की भी, कि वो कितनी DC पावर जनरेट कर रहा है फॉर द AC पावर विच इज बीन इनपुट, ठीक है। हम इनपुट में AC पावर दे रहे हैं, बट उस इनपुट के कारण या उस इनपुट के लिए, उस इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग वो कितना आउटपुट विच शुड बी इन DC जनरेट कर पा रहा है, बिकॉज हमें चाहिए, हमें उस पूरे AC इनपुट का DC आउटपुट चाहिए। पर हमें पता है कि जो अल्टीमेटली सिर्फ रेक्टिफायर से जो आउटपुट निकल के आता है दैट इज पल्सेटिंग DC, दैट मीन्स वो कंप्लीट DC नहीं होता, इट हैज़ बोथ AC एज वेल एज DC कंपोनेंट। बट डेफिनेटली हाफ वेव रेक्टिफायर के कंपैरिजन में इट इज परफॉर्मिंग बेटर, ठीक है। आपको पता ही है हाफ वेव तो सिर्फ हाफ साइकिल के लिए हमें आउटपुट दे रहा था, बट दिस फुल वेव रेक्टिफायर इज गिविंग अस आउटपुट फॉर कंप्लीट साइकिल, दैट्स व्हाई वी कॉल इट फुल वेव रेक्टिफायर। सो इसकी एफिशिएंसी ओके 100% तो डेफिनेटली नहीं होगी, 100% तो किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी नहीं होती, बट हाफ वेव रेक्टिफायर से तो ज़्यादा ही आनी चाहिए, राइट। सो लेट्स चेक। सो नीटा फॉर्मूला इज PDC अपॉन PAC, और पावर का फॉर्मूला हमारे पास I स्क्वायर R भी होता है, राइट। वी ऑफन यूज P एज VI और I स्क्वायर R, तो हमने यहाँ पे I स्क्वायर DC की बात हो रही है, पहले PDC चाहिए, सो IDC ही लगेगा। RL, IDC इज 2I नॉट बाय पाई, सो PDC आ गया 4I नॉट स्क्वायर RL अपॉन पाई स्क्वायर। और PAC, AC में हम कौन सा यूज़ करते हैं, हमेशा IRMS, तो ये आपको याद रखना है कि जब DC की बात होती है तो हम IDC यूज़ करते हैं, जब AC की बात होती है तब हम IRMS यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस इज द थिंग यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि DC की जब भी बात होगी वी विल यूज़ IDC, और जब AC की बात होगी देन वी विल यूज़ IRMS, ये भी फिक्स्ड है। और हमने ये बिल्कुल सेम है जैसे हाफ वेव के लिए किया था कि फर्स्ट वी कंसीडर RL प्लस RF, ठीक है। बिगनिंग में हम यही करेंगे कि लोड रेजिस्टेंस प्लस डायोड की रेजिस्टेंस व्हेन फॉरवर्ड बायस लेंगे, बट इन द एंड व्हाट वी डू, एंड में हम कह देते हैं कि जो रेजिस्टेंस है डायोड व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड इज वेरी मच स्मॉल
इट्स वेरी मच स्मॉलर देन दी लोड रेजिस्टेंस, और फिर हम उसको इग्नोर कर देते हैं। अब आई आर एम एस क्या आया, आई नॉट बाय रूट टू, तो पी ए सी आपका बन गया आई नॉट स्क्वायर आर एल प्लस आर एफ बाई टू। अब नीटा में वी हैव टू डिवाइड बोथ द वैल्यूज, तो पी डी सी इक्वेशन 5 डिवाइडेड बाय पी ए सी इक्वेशन 6। सो ऑन डूइंग दिस हमारे पास आ गई ये पूरी वैल्यू। हमने इसमें क्या किया है, पहले तो आप सिंपली सॉल्व कर लोगे, आई नॉट स्क्वायर से आई नॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ओके। और ये जो 2 है बेसिकली इट्स डिवाइडिंग, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा एंड विल गेट 8, सो 8 आर एल, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आर एल से डिवाइड किया है। सो देखो सारे स्टेप्स ऑलमोस्ट सेम है, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। तो उससे आ गया हमारे पास ये 0.812 अपॉन 1 प्लस आर एफ बाय आर एल। तो जो परसेंटेज एफिशिएंसी है वो ये आ गई, और यही आ गया फिर से स्टेप, सिंस आर एल इज वेरी मच ग्रेटर देन आर एफ, तो ये जो आर एफ बाय आर एल है ये भी वेरी मच स्मॉलर देन 1 हो जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत ही कम होगा देन, बिकॉज आर एल इज ग्रेटर देन आर एफ, और आर एल डिनोमिनेटर में है, तो जब डिनोमिनेटर में हायर लार्जर वैल्यू होती है तो जो ओवरऑल फैक्टर है, जो ओवरऑल रेशियो है वो बहुत ही कम हो जाती है, वेरी मच लेस देन 1, ठीक है। तो अगर कोई नंबर 1 से बहुत ही कम है वी कैन सिंपली इग्नोर इट, ठीक है ना। अगर 1 प्लस 0.0001 भी है तो अल्टीमेटली जो मेन मैग्नीट्यूड है वो 1.0001 होगा, तो हम उसको 1 ही लेते हैं, ठीक है। तो इन दैट केस हमारे पास क्या बचा, 81.2%। और हाफ वेव रेक्टिफायर की कितनी थी एफिशिएंसी, डू यू रिमेंबर, हाफ वेव की एफिशिएंसी कितनी थी, उसकी एफिशिएंसी थी 40.6%, और फुल वेव की आई है 81.2%, नॉट बैड एट ऑल, ठीक है। यानी एक तरह से ट्वाइस है इसकी एफिशिएंसी देन हाफ वेव रेक्टिफायर। तो 100% ना होके 81% तो हमें मिल ही रहा है, सो दैट्स गुड, ठीक है। सो जो 2 टाइम्स है एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। अब रिपल फैक्टर, रिपल्स मैंने बताया, रिपल क्या होते हैं, जो पानी में रिपल्स जनरेट होते हैं, इफ़ यू थ्रो स्टोन तो जो वेव्स जनरेट होती हैं, तो इन वेव्स को हम यूजली एसी से ही आइडेंटिफाई करते हैं। तो अब आपका आउटपुट कंप्लीट डीसी तो है नहीं, वी गेट पल्सेटिंग डीसी, तो ये वर्ड्स, ये टर्म्स आपको याद रखनी है, ठीक है। वी गेट पल्सेटिंग डीसी, व्हाट डज दैट मीन, बोथ एसी एंड डीसी कंपोनेंट्स विल बी प्रेजेंट। तो अब एसी कंपोनेंट प्रेजेंट तो है पर कितना, वो है रिपल फैक्टर, और होना एक आइडियल रेक्टिफायर के लिए एसी कंपोनेंट जितने कम हो उतना अच्छा है, बिकॉज हमें एसी नहीं चाहिए, वी वांट डीसी, ठीक है। सो उसके लिए आई ए सी अपॉन आई डी सी, बट जो आई ए सी अपॉन आई डी सी है उसका ये फॉर्मूला, अब ये फॉर्मूला हमने ऑब्टेन किया था हाफ वेव रेक्टिफायर में, पूरा सॉल्व करके हमने ये निकाल लिया था, तो यहाँ पर दोबारा से सॉल्व नहीं करूँगी मैं, ठीक है। यू जस्ट चेक आउट दैट वीडियो, प्रीवियस वीडियोस आप कभी भी देख सकते हैं, ठीक है, उनके लिंक्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो आप अपनी पेस पे, अगर आपसे बाय चांस कोई क्लास मिस हुई है, कोई टॉपिक, आप उसको दोबारा देख सकते हैं, सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, सारे लिंक्स आप क्लिक करो एंड यू विल गेट द वीडियो, ठीक है। सो गामा इज दिस थिंग, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए आई आर एम एस है आई नॉट अपॉन रूट टू, और आई डी सी है 2 आई नॉट बाय पाई। सो वी विल सब्सटीट्यूट द वैल्यू। अब आप ये देखो, ये पाई भी एक नंबर है 2 बाय रूट टू, सो इट्स ए कंप्लीट नंबर, तो हमारे पास 0.482 आ गई वैल्यू। नाउ डू यू रिमेंबर कि रिपल फैक्टर हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में कितना आया था, हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में रिपल फैक्टर आया था ग्रेटर देन 1, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर, in that case our gamma was, it was 1.21, ठीक है।
और यहाँ कितना आया 0.482, तो बहुत रिड्यूस है, ठीक है ना। 1 से बड़ी क्वांटिटी मतलब बहुत ज़्यादा AC कंपोनेंट है और DC कंपोनेंट बहुत कम। अगर कोई भी रेशो आपकी 1 से ग्रेटर आ रही है उसका मतलब न्यूमरेटर बिगर है देन डिनोमिनेटर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में आ रहा था 1.21, यानी कि उसमें AC कंपोनेंट्स ज़्यादा थे, DC कंपोनेंट्स कम। बट यहाँ पर हमारे पास जो रेशो है वो आई है 0.482 विच इज़ लेस देन 1, ठीक है। जब आपके कोई भी वैल्यू लेस देन 1 आए उसका मतलब क्या होता है कि न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। इसका मतलब जो IAC है दिस इज लेस देन IDC, ओके। सो यानी फुल वेव रेक्टिफायर में DC कंपोनेंट्स ज़्यादा हैं और AC कंपोनेंट्स कम। नाउ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। अगेन ये फोरियर एनालिसिस के लिए एक्सप्रेशन है, बस रिमेंबर कि यहाँ पर अब हमारे पास ट्वाइस आ गया, ठीक है। दिस इज दी ओनली डिफरेंस। और एक हमारे पास जो साइन की टर्म आ रही थी वो भी मिसिंग है। नाउ वी हैव ओनली कॉस वाली टर्म्स, ठीक है। तो प्लस, और कई बार हाफ साइन ओमेगा टी जो उसमें मेंशन थी, कई फोरियर एनालिसिस के रिजल्ट में वो टर्म नहीं भी होती, ठीक है। सो इफ यू वांट आई विल प्रोवाइड द कंप्लीट डेरिवेशन ऑफ दैट। अगर आप वैसे कंपेयर करो तो ये जो टर्म है ये ऑलमोस्ट सेम है इफ यू इग्नोर हाफ साइन ओमेगा टी विच वॉज देयर, क्योंकि कई बार हाफ साइन ओमेगा टी नहीं आता तो हाफ वेव रेक्टिफायर में भी हम उस टर्म को स्किप कर सकते हैं। सो मेजर ये जो टर्म है ये सेम है। आगे हाफ वेव रेक्टिफायर में आई नॉट था बट फुल वेव रेक्टिफायर में 2 आई नॉट है, ठीक है। तो अब इसमें DC कंपोनेंट कौन सा है, ऑब्वियसली 2 आई नॉट बाय पाई, यही हमारा IDC होता है, राइट। एंड बाकी के जो कंपोनेंट्स हैं जब आप 2 आई नॉट को इन सबसे मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि कॉस तो लगा ही आएगा सारे कंपोनेंट्स में, यानी और जब भी मैंने बताया साइन या कॉस हो उसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट AC कंपोनेंट्स। तो ये सारे आपके रिपल कंपोनेंट्स हो गए, एक DC कंपोनेंट बाकी सारे रिपल कंपोनेंट्स, लोएस्ट रिपल फ्रीक्वेंसीज 2F, ओके। तो आप देखो कि सारे फैक्टर्स ऑलमोस्ट सेम हैं जैसे हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में पढ़े, सेम वे वी आर स्टडिंग इन दिस फुल वेव रेक्टिफायर। अदर हार्मोनिक कंपोनेंट्स क्या होंगे, दे वुड हैव फ्रीक्वेंसीज लाइक 4F 6F सो ऑन, ठीक है। और यहाँ पर हायर फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक कंपोनेंट डिक्रीज होते जाते हैं, इनकी वैल्यू जैसे जैसे आप हायर कंपोनेंट्स पे जाओगे उनकी वैल्यू कम होती जाएगी, ओके। सेम ही केस था हाफ वेव रेक्टिफायर में भी, उसमें भी वैल्यूज ऑफ हार्मोनिक कंपोनेंट्स वर डिक्रीजिंग प्रोग्रेसिवली, ओके। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। हमने काफ़ी पैरामीटर्स पढ़ लिए बिकॉज सारा कॉन्सेप्ट सेम है, सो देर इज नॉट मच डिफरेंस। तो अब हमारे पास रह गया है ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर और वोल्टेज रेगुलेशन फुल वेव रेक्टिफायर का, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वील डिस्कस ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर एंड वोल्टेज रेगुलेशन इक्वेशन फॉर फुल वेव रेक्टिफायर, और एक हम करेंगे ब्रिज रेक्टिफायर। अब ब्रिज रेक्टिफायर में 2 डायोड्स की जगह 4 डायोड्स आ जाएंगे, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।